Sir, Yes. in these classes, जो करंट अफेयर्स पूरे वीक के दौरान हमारे साथ शेयर किए जाते हैं प्लूटस जी एकेडमी 7 दिसंबर बैच पे, जी जी। तो उन सब के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं या उनके अलावा डिस्कस करते हैं, कैसे देखो करते हैं? इंक्लूड करते हैं हम बोथ, उसमें से भी कुछ जो क्वेश्चंस होंगे वो कॉमन होंगे, ओके, एंड और कुछ क्वेश्चंस उनमें शायद आपको फाइंड आउट नहीं होंगे। मेरा जस्ट ये फोकस होता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विच कैन बी कवर्ड विद इन 1 आवर, ओके। वीक के जितने भी मैक्सिमम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं with respect to your SSC, with respect to your banking, that should be covered. मेरा ये प्राइमरी टारगेट है, ओके। सो उसमें कई सारे क्वेश्चंस जो हैं वो प्लूटस एकेडमी जो साइट पर आपके क्वेश्चंस जा रहे हैं उसमें कॉमन हो सकते हैं और कुछ अनकॉमन हो सकते हैं, ओके। और हो सकता है कि कुछ लास्ट वीक के जो डिस्कस नहीं हो पाए, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि 1 घंटे टाइम में मतलब सारा कुछ डिस्कस नहीं होता है। कई बार वीक में काफी ज्यादा न्यूज होते हैं, कई बार बहुत कम न्यूज होते हैं। तो हो सकता है कि कुछ पिछले वीक्स के भी क्वेश्चंस आ जाए। तो ओवरऑल मिला के यही होता है कि कुछ कोई भी इम्पोर्टेंट न्यूज ना छूटे, ठीक है। तो आप जो साइट पर करंट अफेयर्स जा रहा है, आई थिंक पहले से कुछ अपडेट हुआ होगा, सिस्टम पहले से बेहतर हुआ होगा। और आपको स्टैटिक पोर्शन भी जैसे जीडी या कई अन्य लोगों ने मतलब ये रिक्वेस्ट किया था कि स्टैटिक पोर्शन भी मिले, ठीक है। तो उस पर पहले जायदुल सर वर्क कर रहे थे। जायदुल सर आई थिंक ज्यादा बिजी हो गए थे तो शायद उसे अपडेट नहीं कर पाए थे। अब ख्याति मैम कर रही हैं। तो उन्होंने कई सारे टॉपिक्स जैसे डेज वाइज, रामसा साइट और कुछ डैम्स वगैरह, ये कई सारे टॉपिक्स जो है अपडेट कर दिए हैं। और फर्दर आई थिंक विद इन अ वीक टाइम पीरियड सी विल ऑल्सो अपडेट अदर टॉपिक्स एज वेल। तो स्टैटिक पोर्शन आपको पीडीएफ अगर नहीं मिल रहा है तो अंजलि मैम से रिक्वेस्ट कीजिए, ठीक है, वो प्रोवाइड करेंगी। अगर मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं मिला है तो शायद रिसेंटली आपको बहुत जल्दी ही मिल जाएगा। फर्स्ट डे है So, सर जो आपकी क्लास में, ओके। अनामिका गुप्ता आपका फर्स्ट डे है आई थिंक, और भी कई सारे लोगों का फर्स्ट डे होगा आज, बहुत सारे लोगों का yes फर्स्ट sir, डे होगा, यस यस। सो डोंट यस वरी सर, मेरा अबाउट भी दैट, फर्स्ट डे। ओके ओके। सो ठीक है, हम मतलब कंटिन्यूअसली काफी लंबे समय से वीकली करंट अफेयर डिस्कस करते हुए चले आए हैं, ठीक है, एसएससी एंड बैंकिंग। तो ज्यादातर जो टॉपिक्स होते हैं वो एसएससी और बैंकिंग दोनों के कॉमन होते हैं। आपको अगर पहले से तैयारी करना है तो आप ओल्ड वीडियोस को यूट्यूब या अवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाकर के देख सकते हैं, ठीक है, वीकली करंट अफेयर्स। और अगर आपको अभी से तैयारी जो भी मतलब टारगेट है आपका, जो भी नेक्स्ट पेपर फॉर एसएससी और बैंकिंग टारगेट है, आई विल सजेस्ट यू टू कवर 6 मंथ्स करंट अफेयर्स, ठीक है। 6 मंथ के करंट अफेयर आप कर लीजिए। आप ज्यादा बिजी हैं, नहीं कर पा रहे हैं, इमीडिएटली आपका एग्जाम है, तो 3 मंथ्स का इज कंपलसरी, मींस उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हो, अदरवाइज 6 मंथ इज सूटेबल। और किसी को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है या किसी को बहुत इजी पार्ट लगता है करंट अफेयर, वो ज्यादा टच में रहता है, तो 1 ईयर भी कर सकता है। बट 1 ईयर में आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा अदर सब्जेक्ट्स में। सो आई विल सजेस्ट यू टू कवर द 6 मंथ्स। तो आप अपने एग्जाम से देख लीजिए, जब भी आपका 6 मंथ हो रहा है, आप दिसंबर से स्टार्ट कर सकते हैं, आप जैन से स्टार्ट कर सकते हैं, या पहले से अक्टूबर से स्टार्ट कर सकते हैं। तो एग्जाम से 6 महीने पहले आप मतलब करंट अफेयर कर लीजिए। आदिति सर ये सर, बैंकिंग वाले अप्रैल के में लिए। जो का क्लास हुआ उसके लिए कब तक के इम्पोर्टेंट है? अच्छा, अप्रैल की बात कर रहे हो, तो अप्रैल से आप काउंट डाउन कर लो, तो नवंबर से अप्रैल तक जो भी करंट अफेयर्स हैं, और उसमें स्पेशली जैन फेब, ठीक है, या फेब और मार्च के करंट अफेयर्स आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। उसमें जो वेटेज है एग्जाम का वो ज्यादा होगा। यस, एनीवन एल्स? सर सर जो बैंकिंग अभी के आप लिए, डिस्कस करेंगे यस यस। सर ये बैंकिंग के लिए पीडीएफ कितने हमें मंथ? अवेलेबल, प्लीज वन बाय वन। प्रेरणा, यस, गो अहेड। जो अभी आप पीडीएफ हमारे साथ क्वेश्चन शेयर करेंगे तो जी ये जी। हमें टेलीग्राम ग्रुप पे ये भी मिल जा रहे हैं ना?
क्वेश्चन आंसर यस फॉर्म में? डेफिनेटली, अगर आपको नहीं मिलता है पीडीएफ तो आप रोमा मैम से कांटेक्ट कर सकते हैं, आप अंजलि मैम से पूछ सकती हैं, ठीक है। वैसे जस्ट आफ्टर द क्लास जैसे ही फिनिश होती है आपको पीडीएफ जो है वो डिलीवर कर दिया जाता है, टाइमली डिलीवर हो रहा है, देयर इज नो सच प्रॉब्लम। ओके, सो यस, बैंकिंग के लिए मतलब कितने मंथ तक का इम्पोर्टेंट होगा यस 6 करंट मंथ अफेयर? फॉर बोथ, ठीक है। आप देख लीजिए, जो जस्ट एग्जाम के 3 मंथ्स हैं उन पर आप ज्यादा फोकस करिए, और उसके पहले जो 3 मंथ्स हैं उन पर थोड़ा सा कम फोकस कर सकते हैं, लिटिल बिट, मींस प्रेफरेंस। हालांकि दोनों काफी इक्वली इंपॉर्टेंस है, ठीक है। एग्जाम में कोई सर्टेनिटी नहीं है, लेकिन जनरल पैटर्न में अगर हम मेजोरिटी की बात करें कि 60% केसेस में यही होता है कि जस्ट एग्जाम से थ्री मंथ्स बिफोर होता है, उससे थोड़ा सा वेटेज ज्यादा होता है क्वेश्चंस का, उससे पहले 3 मंथ्स का वेटेज थोड़ा सा लिटिल बिट लेस होता है, ठीक है। लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता है, और हो सकता है उससे पहले भी कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, लेकिन आप एक दो क्वेश्चंस के लिए फिर इतना ज्यादा क्वेश्चंस को पढ़ें या इतना मेहनत करें या फिर अदर सब्जेक्ट्स के साथ में कंप्रोमाइज करें, सो दैट मे नॉट बी सुटेबल फॉर यू। सर सर यस मेरा नेक्स्ट अक्षिता, ईयर है एग्जाम, तो सर अभी उसके लिए नीड नहीं है प्रिपेयर करने की करंट अफेयर्स? आपका कब है एग्जाम, जस्ट टेल मी। सर अभी तो नेक्स्ट ईयर होगा, मेरा भी सेकेंड ईयर चल रहा है ग्रेजुएशन का। ओके, तो नेक्स्ट ईयर। पीजी। देखिए, आप करंट अफेयर्स मींस इन जनरल वे यस सर। फोकस करते रहिए, मींस आप थोड़ा सा अवेयर रहिए अबाउट द करंट अफेयर्स, सो आपको ट्रेंड पता चलता रहेगा या व्हाट इज द डिमांड ऑफ एसएससी और बैंकिंग, ठीक है। किस तरह के क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, या किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन कौन सी चीजें पढ़नी चाहिए या कौन सी चीजें नहीं पढ़नी चाहिए। आप एक करंट मतलब कोई भी न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, या एक मंथली मैगजीन्स वगैरह फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए, या फिर एटलीस्ट कितना भी, अगर आपका मतलब कुछ भी आपका वर्कलोड है, एटलीस्ट आप वीकली कम से कम 2-3 आवर्स जो है वो करंट अफेयर पर डिवोट करें, एटलीस्ट 2 आवर्स तो वीक में करंट अफेयर्स पर डिवोट करें, ताकि आप जो है टच में रहेंगे। टच में रहने से ये होगा कि जब आप एग्जाम देने जाएंगे नेक्स्ट ईयर, ओके, तो आपको सारी चीजें ऑलरेडी पहले से पता है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, आपकी तैयारी में मींस एक डायरेक्शंस प्रॉपर होगी, ठीक है। आपके पास एक रोड मैप होगा, ठीक। तो आप मिसगाइड या इधर उधर चीजें या फिर क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, जितना क्या पढ़ना है इंपॉर्टेंट है, उतना ही क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है, क्या छोड़ना है वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो उस चीज को आप इजीली रिकॉग्नाइज कर पाए, सेग्रीगेट कर पाए इजीली, तो इसलिए बेटर है कि एटलीस्ट 2 आवर्स जो है अभी आप डिवोट करना स्टार्ट कर दें वीकली। सर थैंक यू सर। ओके, वेलकम। एनीवन एल्स? आंसर बता रहे हैं, ओके, सभी का आंसर है। अच्छा, ये प्रकाशम दिवस जो है, पराक्रम दिवस, ओके। सो पराक्रम दिवस, इसका मीनिंग क्या होता है पराक्रम? आप नेताजी सुभाष चंद्र से एसोसिएट कीजिए कि मतलब पराक्रम जो वर्ड चूज विक्ट्री, किया गया है। सॉरी, प्रेरणा, यस, विन, विक्ट्री, जीत, विक्ट्री, दुश्मन पर नॉट पराक्रम। नेसेसरीली। पराक्रम मीन्स बहादुरी। बहादुरी, यस, शौर्य, सामर्थ, बल, ठीक है, तो इससे यस सर। रिलेटेड है। सो ये रिसेंटली मतलब अब नेताजी की इसमें दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है कि ये 125th बर्थ एनिवर्सरी होगी नेताजी की, ठीक है। सो कौन सी बर्थ एनिवर्सरी है? इट इज 125th ऑन 23rd जैन, ठीक है। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ डे? पराक्रम दिवस। तो बस ये तीन चीजें आप याद कर लीजिए, आई थिंक शायद क्वेश्चंस इससे और कहीं ज्यादा डाइवर्ट नहीं होगा, ठीक है। सो world oldest known cave painting uncovered in South Sulawesi consist figurative depictions of water pig और wild boar, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को पता है वार्टी मीन्स क्या है? यहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट ने ये वार्टी वर्ड यूज किया है पिग के लिए। ये किस कंट्री में, मतलब अराउंड 45,000 ईयर ओल्ड पेंटिंग मिली है। इसमें रेड ओकरे, ठीक है, रेड ओकरे का यूज किया गया है।
ये क्या होता है? पहले आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन वगैरह पढ़ा हो तो पेंटिंग वगैरह में रेड ओकरे का काफी यूज सुना होगा आपने। व्हाट इज दिस? अच्छा, ज्यादातर लोगों का आंसर ए आ रहा है। जस्ट टेल मी, वार्टी का मतलब होता है मस्सेदार। हिंदी में मतलब जो थोड़ा सा स्पॉट स्पॉट इसके फेस पर काफी कुछ आर्कियोलॉजिस्ट यूज करते हैं कुछ इंस्ट्रूमेंट का। तो आपको शायद ना दिखे लेकिन उन लोगों को वो चीजें स्टडी करना आता है। ठीक। वो कुछ इंस्ट्रूमेंट का भी यूज करते हैं तो उसका जो माउथ मिला वो वार्टी था, मींस मस्सेदार था। और कुछ हेयर्स वगैरह स्टेट में मिले, दो हॉर्न भी थे। तो ये इंडोनेशिया में सुलावेशी। ठीक। सो यहाँ पर वर्ल्ड की ओल्डेस्ट पेंटिंग फाइंड आउट हुई है, ये वाइल्ड बोर। यहाँ पर पिक देख रहे हुए, वाइल्ड बोर। Now, next question. Recently, Assam cabinet approved a bill to make which language as the official language? पिछले कई सालों से स्पेशली इन 2012 कई मंथ्स में लगातार यहाँ पर बहुत ज्यादा वायोलेंट प्रोटेस्ट हुआ था बाय दिस कम्युनिटी। इस कम्युनिटी के द्वारा बहुत वायोलेंट प्रोटेस्ट कई बार होता है। दे आर डिमांडिंग सेपरेट स्टेट बिकॉज देयर लैंग्वेज इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम अदर आसामीज लैंग्वेज। आसाम की अदर लैंग्वेज जो है वो उनसे डिफरेंट है। सेपरेट स्टेट की ये काफी लंबे समय से डिमांड कर रहे हैं। सो विच इज दिस लैंग्वेज? क्षितिज बोडो। ओके, सो इट इज बोडो। बोडो लगभग 5% लोग और कहें तो 14.16 लाख पीपल्स जो है बोडो लैंग्वेज को स्पीक करते हैं, बोडो बोलते हैं वो लोग। ठीक है। सो एक आसाम की सिग्निफिकेंट लैंग्वेज है। प्लस अभी रिसेंट में इलेक्शन आने वाले हैं तो गवर्नमेंट चाहती है कि क्यों बोडो पीपल्स का सेंटिमेंट्स जो है वो अगेंस्ट द गवर्नमेंट हो। उनका सेंटिमेंट या वोट कैप्चर करने के लिए या उनकी लॉन्ग पेंडिंग डिमांड के लिए आसाम गवर्नमेंट ने बोडो लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट इंक्लूड कर दिया। एक और फाइनेंस मिनिस्टर हेमंता बिस्वा ने मतलब ये स्टेप लिया है कि बस सर्विस फॉर द वोमेन, बस सर्विस फॉर द सीनियर सिटीजन्स, ओके, फ्री कर दिए हैं बाय दिस बजट। ठीक है। मतलब इसका नाम होगा ब्राह्मण सारथी स्कीम। ब्राह्मण सारथी स्कीम के अंडर बस सर्विस जो है फॉर द वुमेन फॉर द सीनियर सिटीजन्स ये फ्री अवेलेबल होगी। नाउ फर्स्ट, सर अभी यस, प्रपोज हुई है या फिर हो गई है शुरू? मींस अप्रूवल हो गया बाय द कैबिनेट। ओके, अप्रूवल हो गया मींस डेफिनेटली इट विल बी इम्प्लीमेंटेड वेरी सून। First ever ice climbing festival was celebrated in which city? At which place? लेह। ये फेस्टिवल जो है वो काफी पॉपुलर है फॉरेन कंट्रीज में। ओके। अब टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए काफी देखा होगा आपने विंटर्स में शिमला वगैरह लोग जाते हैं स्नोफॉल वगैरह देखने, या आइस में मतलब एंजॉय करने के लिए वहाँ जो ब्यूटीफुल सीनरी है, नेचुरल ब्यूटीफुल सीनरी, उसको विजिट करने के लिए। तो लेह में ये फेस्टिवल फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया गया है जिसमें करीब 18 लोग थे, जिसमें 4 वुमेन भी थी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया या जिनको ट्रेनिंग दी गई हाउ टू क्लाइंब ओवर द आइस। लेह में टेम्परेचर काफी लो रहता है तो यहाँ आइस के स्तूपास बन जाते हैं, बड़े बड़े कह सकते हैं स्तंभ बन जाते हैं आइस के। ठीक है। सो हाउ टू क्लाइंब देम, उस पर चढ़ने के लिए एक बेसिक ट्रेनिंग और स्किल की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज ऑल्सो डेंजरस। ठीक है। तो ये स्पोर्ट एज ए स्पोर्ट इवेंट काफी पॉपुलर है अदर फॉरेन कंट्रीज में। सो हमारे यहाँ भी लोग लेह लद्दाख जाते हैं या कश्मीर में फॉरेन टूरिस्ट एज वेल एज डोमेस्टिक टूरिस्ट मूव करते हैं। तो इस फेस्टिवल को यहाँ पर फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया गया। Which country faces fourth election in 2 years after the coalition collapse? Yes, please respond.
इजराइल वंस, क्षितिज, ओके, दोरो, गुड। और किसी का कोई अदर ऑप्शन, या सभी को लग रहा है इजराइल? ओके, दिस इज इजराइल। नेतन्याहू पे मतलब करप्शन चार्जेस वगैरह लगे थे, उसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट जो है फॉल हुई। अभी रिसेंटली क्या है कि कोलिशन गवर्नमेंट फॉल इसलिए हुई कि जो बिल पास होना था, स्पेशली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल, और जिसको हम जनरल लैंग्वेज में बजट कहते हैं, ठीक है, बजट, फाइनेंशियल, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बजट, ठीक है, इसकी एक डेडलाइन होती है या एक टाइम पीरियड होता है कि उसमें पास हो जाना चाहिए। अगर गवर्नमेंट अनेबल टू पास दैट बिल, ठीक है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर पास नहीं होता है पार्लियामेंट में, तो प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ेगा। ठीक, ये प्रूव कर रहा है कि गवर्नमेंट डजंट एंजॉय मेजोरिटी, गवर्नमेंट के पास मेजोरिटी नहीं है, उसने शायद बहुमत खो दिया है। ठीक है, सो इजराइल में मतलब एक ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ दोनों कोलिशन पार्टनर्स के बीच में, और जो बजट का टाइम पीरियड था वो पास नहीं हो पाया, तो फाइनली 2 इयर्स में ये 4th टाइम इलेक्शन होगा। ठीक है, Fiat partner with Wipro has announced to establish its first global digital hub in which city of India? Global digital hub बनाने जा रहा है Fiat partner और Wipro। So it will be हैदराबाद। काफी आईटी इंडस्ट्रीज जो हैं हैदराबाद में या बंगलोर में मतलब इस्टेब्लिश हो चुकी हैं। हैदराबाद भी एक अच्छा प्लेस है, तो यहाँ पर डिजिटल हब बनाने जा रहे हैं विप्रो एंड फियाट। It will be first such kind of digital hub. Now, which bank has entered into memorandum of understanding with Indian Great Building Council to promote green building? Can anyone explain what are green buildings? Green building हम कैसे बोलेंगे, मतलब किस तरह की बिल्डिंग होनी चाहिए? Just please explain green buildings. Can anyone tell me what are the green buildings? Less carbon footprint, okay. Eco-friendly, yes. Environment friendly, और क्षितिज और क्या हो सकता है? लोगों का HDFC आ रहा है या SBI आ रहा है? हाँ, दोनों में से एक ही आंसर है, लेकिन ये HDFC है या फिर SBI है। सो ग्रीन बिल्डिंग इस तरह की बिल्डिंग्स होंगी जिसमें मतलब रिन्यूएबल रिसोर्सेज या रीयूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ज्यादा हो। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह मानो सोलर सेल से जनरेट हो रही है, या वाटर का सही यूटिलाइजेशन हो रहा है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है, कंप्लीटली फ्रेश एयर मूव कर रही है। ठीक है, ये भी कंसर्न हो चुका है स्पेशली बिग सिटीज में, मेट्रो सिटीज में, कि एयर जो है वो वेंटिलेशन की काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स है बिल्डिंग में, या सनलाइट की प्रॉब्लम्स है, जिसके कारण कुछ डिजीज और फर्दर प्रमोट हो रही हैं, या डिजीज जो है वो ससेप्टेबल हो रही है टूवर्ड्स द पॉपुलेशन पीपल। ठीक, सो क्या है, HDFC और SBI? दिस इज HDFC। HDFC ने इंटर किया है पार्टनरशिप में विद इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के साथ में टू बिल्ड और टू सक्सेस दिस प्रोजेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? इस तरह के क्वेश्चंस जनरली SSC में या बैंकिंग में देखने को कम मिलते हैं। ये पर्पज इसका जो है क्वेश्चन का, वो इस तरह से है कि आपको थोड़ा सा ज्यादा नॉलेज मिले, या किस तरह से स्टैंडर्ड्स जो है क्वेश्चन का बढ़ सकता है। ठीक है, मतलब डे बाय डे थोड़ा बहुत चेंजेस होता है, तो फ्यूचर में किस तरह के क्वेश्चंस में भी ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, कुछ कन्वर्जन हो सकते हैं। Which of the following statement is not correct about the bioethanol? जो भी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट हैं स्पेशली इन नियर फ्यूचर, ठीक है, उनके बारे में आपको एक बेटर आइडिया होना चाहिए।
कि बायो इथेनॉल ब्लेंडिंग का क्या पर्पज है, क्यों हम बायो इथेनॉल को ब्लेंड कर रहे हैं पेट्रोल में, इससे क्या क्या बेनिफिट हो सकता है। यस दीप्ति, frequently use your microphone, why are you not using your microphone। बायो इथेनॉल क्या होता है, किस तरह से, मतलब फर्स्ट जनरेशन बायो इथेनॉल प्लांट, सेकंड जनरेशन बायो इथेनॉल प्लांट, जनरली हम शुगर केन जूस को फर्स्ट जनरेशन बायो इथेनॉल प्लांट में यूज करते हैं, और जो रेसिड्यू वेस्ट होता है, एग्रीकल्चर वेस्ट होता है, उसको सेकंड जनरेशन बायो इथेनॉल प्लांट में यूज करते हैं, उससे हम बायो इथेनॉल प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ध्रुव, नेहा, मंजू, आंसर सी आ रहा है, और बिथांशु कह रहे हैं ए एंड सी में कंफ्यूजन है। देखिए, इनको मेमोराइज कर लीजिए कि गवर्नमेंट का टारगेट जो है वो 10% बायो इथेनॉल ब्लेंडिंग बाय 2022 नेक्स्ट ईयर तक 10% ब्लेंडिंग, और बाय 2030 20% ब्लेंडिंग, ये गवर्नमेंट ने अपना टारगेट सेट कर लिया। ओके, नाउ ethanol blending program started to curb carbon emission, डेफिनेटली कार्बन रिड्यूस होगा। ठीक है, बायो प्रोडक्ट्स यूज होंगे तो कार्बन जो प्रोड्यूस हो रहा है पेट्रोल से वो रिड्यूस होगा। दिस प्रोग्राम विल मेक इंडिया एक्सपोर्ट लेड कंट्री इन क्रूड ऑयल। देखो, हैवीली डिपेंडेंट है, ये सिर्फ लॉजिकल क्वेश्चन था, अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है, इसके बारे में नहीं पता है, ठीक है, तो आप सी और डी में लॉजिक लगा सकते थे। डी इज आंसर अनुराग। सो मतलब इंडिया का सबसे ज्यादा जो हम फिस्कल डिफिसिट की बात करें तो वो ऑयल एक्सपोर्ट के कारण होता है। क्रूड ऑयल इंडिया की हैवी डिपेंडेंसी है ओवर द गल्फ कंट्रीज और ओवर अदर नेबर कंट्रीज, ठीक, स्पेशली गल्फ कंट्रीज। तो यहाँ से बहुत ज्यादा क्रूड ऑयल जो है इंपोर्ट होता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा इंपोर्ट होता है, इंडिया में बहुत कम जनरेट होता है। ठीक है, सो इंडिया की इंपोर्ट ये रिड्यूस तो कर सकता है, इंडिया मानो क्रूड ऑयल की उतनी डिपेंडेंसी नहीं होगी, थोड़ा सा कम तो कर सकता है, लेकिन इट इज नॉट नियरली पॉसिबल दैट इट विल मेक इंडिया एक्सपोर्ट लेड कंट्री, मींस इंडिया एक्सपोर्ट करने लगेगा ऑयल, क्रूड ऑयल को, ऐसा शायद पॉसिबल नहीं है। सो बिथांशु क्लियर हुआ? क्यों बिथांशु क्लियर हुआ कि मतलब यस सर, इंपोर्ट? एक्चुअली मेरा ना जो था वो 10% में थोड़ा कंफ्यूजन था, 10% था या 15 था, इस ये दोनों में कंफ्यूजन था सर। 15 और 10 पे वो पता था 22 तक बढ़ाएगा, ठीक है, लेकिन 10% में कंफ्यूजन था, इसलिए मैं बोला ए और सी। ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम। डी तो करेक्ट है, डी एकदम करेक्ट है। हाँ, मतलब ये लॉजिकल क्वेश्चन था, अगर आपको क्वेश्चन के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है, आप थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे, थोड़ा सा एलिमिनेट करेंगे ऑप्शंस को, तो आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो रिमेंबर दिस 10% टारगेट, 20% टारगेट बाय 2022 एंड 2030। ठीक, पेट्रोल के साथ में बायो इथेनॉल ब्लेंड होगा, और इसमें सेकंड जनरेशन प्लांट में क्रॉप रेसिड्यू वगैरह जो भी मतलब वेस्टेज प्रोडक्ट है उसका यूटिलाइजेशन करके हम बायो इथेनॉल बनाएंगे। इसी के रिगार्डिंग पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने अभी सक्षम कैंपेन लॉन्च की है, और इस कैंपेन का ऑब्जेक्ट यही है कि लोगों को अवेयर करें अबाउट द क्लीनर यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल, अबाउट द ग्रेटर रिलायंस ऑन डोमेस्टिक सोर्सेस, ओके, ड्राइव बायोफ्यूल और इंक्रीज यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, मींस एनवायरमेंट फ्रेंडली फॉसिल फ्यूल हम यूटिलाइजेशन करें। सक्षम कैंपेन का ओरिएंटेशन और ऑब्जेक्ट यही है, टू प्रोटेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड फ्रॉम द कोलिजन विद द पावर लाइन्स, फायरफ्लाई बर्ड डाइवर्टर आर फ्लैप्स इंस्टॉल्ड ऑन द पावर लाइन्स। आप देखते हो बड़े बड़े बिजली के खंभे होते हैं, पोल्स होते हैं, ठीक है, उनसे ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड टकरा जाते हैं और इनके कारण इनकी डेथ हो जाती है। ये क्रिटिकली वनरेबल स्पीसीज है, ठीक, तो कहाँ पर
अभी एक नई टेक्नोलॉजी डेवलप की है, फायरफ्लाई बर्ड डाइवर्टर। मींस उस लाइन के ऊपर कुछ फायरफ्लाई बर्ड डाइवर्टर होंगे या कुछ फ्लैप्स होंगे जो स्पार्क करेंगे, या जिनको लगभग 50 मीटर की दूरी से ये बर्ड ऑब्जर्व कर सकती हैं और अपनी डायरेक्शन को चेंज कर सकती हैं। ठीक है, सो एक काफी इनोवेटिव मेथड है। अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वर्डिक्ट में कहा था कि फायरफ्लाई मतलब इनकी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की डेथ हो रही है, तो कुछ 6 और 7 किलोमीटर डिस्टेंस में पोखरन में अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी केबल्स जो है अंडरग्राउंड जाएगी, वो एबव ग्राउंड नहीं जाएगी। ठीक है, सो कुछ स्कॉलर्स ने और साइंटिस्ट रिसर्चर्स ने इसका सॉल्यूशन निकाला और पोखरन में, ठीक है, जहां पर मतलब पोखरन टेस्ट हुआ था, न्यूक्लियर टेस्ट, ठीक, सो वहां पर ये फायरफ्लाई बर्ड डाइवर्टर का इस्तेमाल किया गया बिटवीन चाचा टू ढोलिया विलेज एंड पोखरन तहसील। सो क्लियर हुआ ये फायरफ्लाई बर्ड डाइवर्टर क्या है। यहाँ पर देखो, इमेज देखोगे तो और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ये मतलब फ्लैप्स यूज होंगे केबल्स के ऊपर, इस तरह के फ्लैप्स। अब देखिए, ये काफी बड़ी बर्ड्स होती हैं। स्मॉल बर्ड्स या कोई छोटा बच्चा भागता है तो वो जल्दी से अपने आप को स्टॉप कर सकता है। ठीक है, छोटी गाड़ी भागती है तो जल्दी से कंट्रोल हो सकती है, लेकिन एक बड़ा पर्सन, एक मैन और वोमैन फास्ट स्पीड में दौड़ रहा है तो उसकी बॉडी जल्दी से कंट्रोल नहीं होती है। ऐसे ही बर्ड्स के साथ में है, अगर छोटी छोटी बर्ड्स मानो फ्लाई कर रही हैं यहाँ पर, तो वो अपनी डायरेक्शन इजीली चेंज कर लेती हैं जैसे ही वो देखती हैं कि सामने वायर है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक, बड़ी वर्ड्स के साथ में ऐसा नहीं है, ये उतनी जल्दी मतलब अपनी डायरेक्शन, अगर ये थोड़ा सा स्पीड में फ्लाई कर रही हैं तो अपनी डायरेक्शन जल्दी से चेंज नहीं कर पाती हैं और इनसे कोलाइड कर जाती हैं वायर से, तो इनकी डेथ हो जाती है। अब वैसे ही इनकी पॉपुलेशन काफी लो है, ठीक, और कंटिन्यूसली ये कोलाइड कर रही हैं इलेक्ट्रिसिटी वायर्स के साथ में, तो आगे फर्दर ये प्रॉब्लम और एराइज ना हो, इसलिए ये फायरफ्लाई बर्ड डाइवर्टर्स का इस्तेमाल किया गया है। मतलब लगभग 50 मीटर रेंज से ये बर्ड उसको देख सकती हैं और अपनी डायरेक्शन को चेंज कर सकती है। कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान इज रिटन बाय हूम? यस प्लीज। कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान, मैं अरुंधति रॉय की 2-3 पुस्तक के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ लास्ट क्लास में। शशि थरूर की पुस्तक के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। रस्किन बॉन्ड, ठीक है, चाइल्ड राइटर स्पेशली, तो इनकी पुस्तक के बारे में। तो बचा कौन यहाँ पर? आंसर वंस, विथांशु, ओके, स्वाति। सो इन लोगों ने रिकॉग्नाइज कर लिया इमीडिएटली, मतलब डायरेक्शन थोड़ा सा हिंट मिलते। सो ये कैलाश सत्यार्थी हैं। अच्छा, एक और काफी इंपॉर्टेंट है, जो वैक्सीन वगैरह चल रही है, जैसा पहले भी बताया था कि वैक्सीन अगर रिसेंटली मतलब कम टाइम पीरियड में डेवलप होती है तो कुछ नेगेटिव इफेक्ट आना वो लॉजिकल है, ठीक है, रेशनल है। सो 2 वैक्सीन है, व्हाट आर द नेम? कोविड-19 से रिलेटेड इंडिया ने जो इंडिजिनसली कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन। बिथांसु कोविशील्ड एंड कोवैक्सिन, ठीक है, ये किस कंपनी ने बनाई है? दोनों मतलब अलग अलग कंपनीज के। कोवैक्सीन सीरम बायोटेक ने बनाया है और कोविशील्ड का तो पता नहीं, भूल मुझे गया। मुझे लग रहा है कोवैक्सीन बिथांसु आप जो है कंफ्यूज हो गए, मतलब दोनों में। सीरम इंस्टीट्यूट ने कोवैक्सिन बनाई है या कोविशील्ड बनाई है? सॉरी, कोविशील्ड कोवैक्सीन कोविशील्ड बनाया है सीरम बायोटेक ने, और भारत बायोटेक ने थोड़ा कंफ्यूजन हो गया सर। हाँ, दोनों में कंफ्यूजन हो गया, तो इस तरह के कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए आप कह सकते हैं कि सीरम इंस्टीट्यूट सील्ड के साथ में प्रोटेक्ट कर रहा है, या कोरोना को सील्ड के साथ प्रोटेक्ट कर रहा है। सो आपको याद रहेगा कि कोविशील्ड जो है वो सीरम इंस्टीट्यूट है। सीरम इंस्टीट्यूट के बाहर एक इमेजिन करो, ऑब्जर्वेशन करो, ठीक है, जस्ट दैट ये सीरम इंस्टीट्यूट जो है एक सील्ड का यूज कर रहा है, या कोरोना से
कोरोना को सील्ड से प्रोटेक्ट कर रहा है, तो आपको मतलब थोड़ा सा मेमोराइजेशन में कंफ्यूजन से आप अवॉइड कर सकते हो, कंफ्यूजन को अवॉइड कर सकते हो कि कोविशील्ड जो है सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाया है और कोवैक्सीन जो है भारत बायोटेक ने बनाया है। ठीक, इसकी रिसर्च के लिए सीरम इंस्टीट्यूट को, ओनर को कुछ अवार्ड्स वगैरह भी मिले हैं और काफ़ी कुछ प्रशंसा वगैरह भी हुई है बाय पीएम और बाय सेवरल अदर डिग्नेटरीज। ठीक है, उसी के बारे में ये सभ्यता का संकट और समाधान, क्या क्या संकट आए सभ्यता के ऊपर, क्या क्या समाधान है उस कोविड एपिडेमिक से बचने के लिए, ये केला सत्यार्थी ने बखूबी अपनी हिंदी बुक में राइट किया है, सभ्यता का संकट और समाधान। सो सीजीआई ने बोला है, फॉर्मर सीजीआई ने, कि ये बुक अदर लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट होनी चाहिए। ठीक है, मतलब इनकी ये खासियत है कि इन्होंने जहां उसकी प्रॉब्लम्स को काउंट कराया है वहीं कुछ समाधान भी दिया है कि सभ्यता के लिए क्या क्या समाधान हो सकते हैं, इन प्रॉब्लम्स के क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं। सो मैंने ये वैक्सीन्स वगैरह इसलिए डिस्कस किया कि दीज आर इम्पोर्टेंट। ठीक है, फॉर द एग्जाम पर्सपेक्टिव। हु इनॉग्रेटेड जन रसोई कैंटीन फॉर पुअर्स टू गेट फूड? 1 रुपए में खाना मिलेगा गरीब लोगों को। ठीक है, या पहले कई सारी स्टेट गवर्नमेंट ने, स्पेशली तमिलनाडु वगैरह में, ठीक, या कई अदर स्टेट गवर्नमेंट ने, या दिल्ली में भी 10 रुपए में मतलब खाना मिल जाता था। ये गवर्नमेंट ने पहल स्टार्ट की थी। तो अभी रिसेंटली गांधीनगर और ईस्ट दिल्ली में ये पहल स्टार्ट की गई है कि जो गरीब लोग हैं उनको 1 रुपए में खाना मिल जाए। गौतम गंभीर सर। कौन? गौतम गंभीर। ओके बिथांशु। सो बीजेपी एमपी और प्लेयर टर्न इनटू पॉलिटिशियन गौतम गंभीर हैज टेकन सच इनिशिएटिव्स ऑफ जन रसोई which is providing cheap food to the people, ताकि हर प्रत्येक पर्सन अफोर्डेबल फूड जो है 2 वक्त की रोटी खा सके या उसके पास में अवेलेबल हो। हु रोड द बुक? सर, यस यस प्रेमा। जन रसोई का एक्सपेंडिचर सरकार उठाएगी या गौतम गंभीर उठाएंगे? आपको क्या लगता है, गौतम गंभीर उठाएगा या सरकार? देखो, गौतम गंभीर के पास जो भी सरकार। पैसा आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? ओके ओके, सरकार ही उठाएगी। देखिए, मतलब जो भी एमपी है उसके पास में एक फंड होता है, सभी के पास में। ठीक है, इम्प्लाड स्कीम वगैरह, लोकल एरिया डेवलपमेंट, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम में कुछ 5 करोड़ रुपीस दिया जाता है। ठीक, तो गवर्नमेंट से कुछ फंड सैंक्शन होता है। मानो आप गांव के प्रधान हो, आपको क्या इनिशिएटिव लेना है? ठीक है, रोड बनाना है, इलेक्ट्रिसिटी पोल लगाने हैं, वाटर या ड्रेनेज की प्रॉब्लम्स को रिमूव आउट करना है, या फिर कुछ एजुकेशन फैसिलिटीज को डेवलप करना है, या फिर लोग हेल्थ फैसिलिटी चाहते हैं, रीजन में हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है, तो आप कौन सा इनिशिएटिव लेंगे? फंड गवर्नमेंट ही दे रही है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस होता है कि आपको इस डायरेक्शन में ही यूज करना है, लेकिन कुछ होता है आपका ऑटोनॉमी होता है, उसमें आप खुद डिसीजन लेते हो। ठीक है, हर गांव की प्रॉब्लम दूसरे गांव से थोड़ा बहुत डिफरेंट होती है। ईच एंड एवरी विलेज हैव इट्स ओन प्रॉब्लम, कुछ सारी कॉमन होती है। तो गौतम गंभीर मतलब गवर्नमेंट का ही फंड या पब्लिक मनी ही यूज करेंगे। ठीक, लेकिन जन रसोई लोगों को खाना खिलाने के लिए, ठीक है, उन्होंने ये मतलब इनिशिएटिव लिया। ऑल्सो सर, गांधीनगर यहाँ पे गुजरात वाला गांधीनगर है ना? हाँ, गुजरात वाला गांधीनगर। क्योंकि पीएम अमित शाह और बीजेपी एमपी हैं, तो मतलब थोड़ा सा गांधीनगर को भी वो होता है ना, थोड़ा सा डिवोशन होता है लीडर के प्रति। दिल्ली से बिलोंग करते हैं कंस्टिट्यूंसी। ठीक है, यहाँ पर गौतम गंभीर जो है दिल्ली इसलिए उन्होंने लिया, और गांधीनगर पीएम या अमित शाह की वजह से लिया। अनुराग, अनुष्का, इंद्रानिल सभी कह रहे हैं कि विधु विनोद चोपड़ा, इनकी फेमस मूवी बताओगे? विधु विनोद चोपड़ा ये काफी अच्छे प्रोड्यूसर हैं जिन्होंने मतलब एक्सीलेंट मूवी दी है, कई सारी मूवी दी है, शायद कई लोगों ने बार बार देखी होंगी।
मुन्ना भाई, MBBS, 3 इडियट्स, संजू, हाँ लगे रहो मुन्ना भाई। सो विधु विनीत चोपड़ा। अच्छा, दोनों में अगर मानो मैं ई ऑप्शन में रखता A एंड D, तो आपको क्या लगता है? A एंड D, तो ई ऑप्शन सही होता क्या? जस्ट टेल मी। विधु विनोद चोपड़ा ने यस प्रेमा। क्या क्वेश्चन है? Who wrote book Unscripted Conversation on नहीं Life? आप जो ये कह रहे हैं ई ऑप्शन में क्या रखा है आपने? ई ऑप्शन में मैंने रखा है ऑप्शन A एंड D बोथ। ऑप्शन A, पेन थोड़ा सा अच्छा नहीं चलता है यहाँ पर, तो इसलिए प्रॉब्लम होती है। A एंड D बोथ। तो क्या ई ऑप्शन सही हो सकता था? उस केस में ई ऑप्शन सही हो जाता, ठीक है। मतलब अभिजीत जोशी भी इनके कलीग या पार्टनर रहे हैं ड्यूरिंग मोस्ट ऑफ द मूवीज। इन्होंने बॉलीवुड जर्नी के बारे में इस बुक में राइट किया है या मेंशन किया है, ठीक है। सो विधु विनोद चोपड़ा विद अभिजीत जोशी। लेकिन अगर हमें प्रायोरिटी दोनों में से देनी होगी या दोनों में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा, तो हम विधु विनोद चोपड़ा सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। Now, which country has organized the fourth One Planet Summit through video conferencing? स्पेशली इसका टारगेट था बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना। जर्मनी, फ्रांस, इटली और इंडिया। क्षितिज फ्रांस, प्राप्ति फ्रांस। ओके, सो इट विल बी फ्रांस, ठीक है। फ्रांस ने ऑर्गेनाइज किया है इस समिट को और इसका टारगेट है प्रोटेक्ट वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी। एंड ऑल्सो रिमेंबर दिस थीम, लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। थीम इज लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर द नेचर। India's first lithium refinery is soon going to be set up. लिथियम एक रेयर अर्थ मटेरियल है, काफी कम देखने को मिलता है इंडिया में, और स्पेशली टू टारगेट लिथियम बैटरीज, ताकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ज्यादा से ज्यादा डेवलप हो सकें। ये फर्स्ट लिथियम रिफाइनरी सेटअप की जा रही है कहाँ पर? गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और उड़ीसा। So lithium refinery will be set up in Gujarat. Target especially to develop lithium batteries. Which bank has provided a major relief to the farmer under its loan settlement scheme? कुछ फार्मर्स ने पिछले 2 सालों से, जिन फार्मर्स ने लोन वगैरह या कहें हम प्रिंसिपल या इंटरेस्ट कुछ भी पे नहीं किया है, कुछ भी रिटर्न नहीं किया है बैंक को, उनके लिए कुछ ना मिले, मतलब जब कुछ भी उम्मीद ना हो बैंक को रिटर्न होने की, तो एटलीस्ट कुछ मिल जाए, इसलिए बैंक ने ये इनिशिएटिव लिया है, ऋण समाधान योजना, ठीक है। तो ये मनु आपका आंसर ए, अनुराग ओके, क्षितिज सभी का आंसर SBI है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने मतलब ये इनिशिएटिव लिया है कि लोन माफ कर दिए जाए, ऋण समाधान निकाला जाए। जिन लोगों ने पिछले 2 साल से कुछ भी इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट कुछ भी पे नहीं किया है, उनका सेटलमेंट सिर्फ 20% ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट। मानो 3 लाख रुपए का लोन लिया, तो 3 लाख का 20% कितना हो जाएगा? क्यों भाई? 6,000 रुपए? बहुत लेट कैलकुलेशन। 60 सर, 60। 60,000 रुपए, ठीक है। तो 60,000 रुपए, तो 60,000 रुपए जो है मतलब उसमें सेटलमेंट हो जाएगा, उसको 3 लाख पे नहीं करना पड़ेगा या इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा, 60K या 60,000 में वो हो जाएगा। India's largest hockey stadium planned at which place to host 2023 World Cup? इंडिया में होगा,
और ये हॉकी स्टेडियम राउरकेला उड़ीसा में इस्टेब्लिश किया जाएगा। कैपेसिटी लगभग 20,000 और 15 एकड़ लैंड ये कवर करेगा नियर अबाउट। इट विल बी रेडी फॉर द 2023 वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप। हु हैज रिसेंटली इलेक्ट एज द यंगेस्ट मेयर, लगभग अपनी सेकेंड ईयर ग्रेजुएशन में ये इंडिया की यंगेस्ट मेयर बन गई हैं फ्रॉम तिरुवनंतपुरम कॉरपोरेशन। सबसे बड़ा ये कॉरपोरेशन है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इन केरला। सो कौन है ये? प्रेरणा, ओके, चेल्सी, सुमित, आर्या राजेंद्रन। आर्या राजेंद्रन मतलब ये सीपीआई एम से हैं, जिसका केरला में काफी कुछ मतलब वो चलता है, बोलबाला है। ठीक है, ये अपने कॉलेज या कहें हम यूनिवर्सिटी में प्रेसिडेंट भी हैं और ये इलेक्शन भी विन कर लिए। ठीक है, इनकी फैमिली जनरली सीपीआई एम की सपोर्टर है। ठीक, द रिजर्व बैंक हैज imposed penalty. Reserve Bank of India (RBI) has imposed the penalty of ₹2 crore on Deutsche Bank AG. ये किस कंट्री का बैंक है? इट इज अ मल्टीलेटरल बैंक ऑफ विच कंट्री? बिथांशु, आपने डॉट 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 करके क्या मतलब, आपका इंडिकेशन किधर है? क्यों बिथांशु? सर ऐसे ही चला गया सर, पता नहीं क्या। अच्छा अच्छा, ओके। मुझे लगा कि शायद कोई सा ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, इसलिए उन्होंने डॉट 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 कर दिया। चलिए, तो सभी का ऑप्शंस जो है वो जर्मनी है। ऑलराइट, सो ये जर्मनी का बैंक है जिस पर कुछ आरबीआई की डायरेक्शंस फॉलो न करने के कारण पेनल्टी लगा दी गई है। Who was unanimously chosen as the new chairman of trust which manage सोमनाथ टेम्पल in गुजरात? क्या लगता है आपको? अच्छा, प्राइम मिनिस्टर कैसे एक ट्रस्ट का चेयरमैन हो सकता है? नरेंद्र मोदी, ये प्राइम मिनिस्टर की बात हो रही है। ठीक है, नाम तो बहुत सारे होंगे नरेंद्र मोदी कंट्री में। प्राइम मिनिस्टर हो सकता है क्या? देखो बितांशु या कुछ लोगों ने अपना ऑप्शन ही चेंज कर दिया कि प्राइम मिनिस्टर तो किसी ट्रस्ट का चेयरमैन नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? चेयरमैन हो सकता है। और ये नरेंद्र मोदी जो है वो सेकंड प्राइम मिनिस्टर बने आफ्टर मोरारजी देसाई। ठीक है, मोरारजी देसाई पहले प्राइम मिनिस्टर थे जो सोमनाथ, वर्ल्ड फेमस सोमनाथ टेम्पल के चेयरमैन बने थे, इस ट्रस्ट के चेयरमैन बने थे। अब नरेंद्र मोदी जी को इन लोगों ने अपॉइंट कर दिया, तो नरेंद्र मोदी जी ने फिर कोई ऑप्शन नहीं था, तो इसलिए हम्बली उन्होंने एक्सेप्ट कर दिया इस प्रस्ताव को। रिसेंटली आरबीआई हैज कैंसल्ड द लाइसेंस ऑफ विच बैंक? आरबीआई ने मॉनेटरी मिनिमम रिक्वायरमेंट बैंक की दो बार डिफॉल्ट होने के कारण इस बैंक का जो लाइसेंस है वो कैंसिल कर दिया। अब ये ना तो लोगों का डिपॉजिट ले सकेगा, ना उनको लोन ग्रांट कर सकेगा और ना फंक्शनिंग कंटिन्यू करेगा। सो विच बैंक इट इज? दिव्या, बितांशु, मनु, आपके सभी लोगों के आंसर्स जो हैं सुभद्रा लोकल एरिया बैंक है। ठीक है, मिनिमम लिमिट होती है, एसएलआर मेंटेन करना पड़ता है। मैंने लास्ट क्लास में समझाया था एसएलआर किस किस चीज में मेंटेन कर सकते हैं, कितना परसेंट होता है, रेपो रेट वगैरह, मतलब उस समय सारा कुछ डिस्कस किया था। ठीक है, तो मिनिमम जो रिजर्व रिक्वायरमेंट है बैंक को जो रखना होता है उसने वो नहीं रखा। इसके कारण आरबीआई को लगा कि जो कस्टमर का इंटरेस्ट है वो सिक्योर नहीं है, फ्यूचर में इस बैंक की कैपेसिटी नहीं है कि ये लोगों का जो भी डिपॉजिट है उसको रिटर्न कर सके, इसलिए उन्होंने कैंसिल कर दिया। ठीक है, उस चीज को देखते हो। जोधपुर 5 डेज फेस्टिवल एयर एक्सरसाइज हो रही है, 5 डेज एयर एक्सरसाइज एक्स डेजर्ट नाइट 21 कंडक्टेड बिटवीन। इसमें 2 रफेल को उतारा गया, मतलब दोनों साइड से, इंडिया से भी और फ्रांस से भी। फ्रांस ने इंडिया को रफेल दिया। ठीक है, सो ग्राउंड पर दोनों कंट्रीज ने रफेल को उतारा। ठीक है, और भी कुछ
मिरेज वगैरह या सुखोई 30 इंडिया की साइड से पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये 5 डे इंडो फ्रेंच एयर एक्सरसाइज है। रिसेंटली फर्स्ट स्टेट लेवल बर्ड फेस्टिवल कालरव स्टार्टेड एट नागी नटकी बर्ड सेंचुरी। तो नागी नटकी बर्ड सेंचुरी कहां पर लोकेटेड है? उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड। मनु वालिया, आप लोगों का आंसर्स जो है बिहार आ रहा है, तो बिहार के साथ चलते हैं। ठीक है, बिहार ने फर्स्ट स्टेट लेवल बर्ड फेस्टिवल कालरव को स्टार्ट किया है। मतलब यहाँ 3 डे इवेंट्स जो है अबाउट द प्रिजर्वेशन ऑफ बर्ड्स, अबाउट द टूरिज्म, और इन सब को थोड़ा सा फोकस किया जाएगा। हारून ग्लोबल 500 ने रैंक दिया है टॉप ग्लोबल मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी अकॉर्डिंग टू देयर नेट वर्थ। ठीक है, सो कौन सी कंपनी आपको लगता है कि ज्यादा रिच है? किस कंपनी की ओवरऑल वर्थ ज्यादा है? एप्पल या अमेजोन या माइक्रोसॉफ्ट? तीनों ही अच्छे प्लेयर हैं इंटरनेशनली। रिलायंस आई डोंट थिंक सो कैन compete with एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजोन। क्षितिज का ऑप्शन ए है इंद्रानिल। अमेजोन कुछ ज्यादा पॉपुलर हो गया है, इवन कोचिंग इंडस्ट्री में भी उतर गया, तो इंद्रानिल को अमेजोन लग रहा है, लेकिन इट इज रियली एप्पल। ठीक है, सो इसका जो नेट वर्थ है अराउंड 2.1 ट्रिलियन यूएस डॉलर। ठीक, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजोन ये थोड़ा काफी कम है, मतलब एप्पल के कंपैरिजन में। तो हारून ग्लोबल 500 रैंकिंग में इंडिया में रिलायंस एट द टॉप। ठीक है, और वो टीसीएस या एचडीएफसी बैंक के द्वारा फॉलो हो रही है। आफ्टर एग्जिट ऑफ यूएसए, ओपन स्काई ट्रीटी है। ओपन स्काई ट्रीटी में कैन एनीवन एक्सप्लेन क्या होता है? मतलब ओपन स्काई रखना चाहिए एरोप्लेन्स वगैरह के लिए। अगर एनिमी कंट्री का नॉन आर्म एरोप्लेन या नॉन आर्म हेलीकॉप्टर अगर किसी के छत के ऊपर, किसी कंट्री के छत के ऊपर अगर फ्लाई कर रहा है, तो उसको मतलब अलाउ करना चाहिए, या कंट्री बाउंड होती है ओपन स्काई ट्रीटी के अकॉर्डिंग। चेल्सी आंसर बी है। ओके, देखो नवंबर में यूएसए ने एग्जिट कर दिया था। उन्होंने रसिया को क्रिटिसाइज किया था कि कहीं ना कहीं वो स्पाई कर रहा है, या डाटा को कलेक्ट कर रहा है, या डाटा को सेल कर रहा है। ठीक है, उनके गल्फ स्टेडियम या कई सारी जगहों पर न्यूयॉर्क वगैरह में कहीं ना कहीं डाटा को ब्रीच कर रहा है। रसिया जो है डाटा को कलेक्ट कर रहा है। ठीक है, पिक्स वगैरह लेना अलाउड होता है इसमें ओपन स्काई ट्रीटी में। मतलब स्पेस में किसी कंट्री के ऊपर किसी भी एनिमी कंट्री और किसी भी कंट्री का प्लेन्स जो है वो मूव कर सकता है, हेलीकॉप्टर मूव कर सकता है। तो ये ट्रीटी एक्चुअली रसिया और यूएसए के बीच में जो टेंशन क्रिएट हो गई थी आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड, उसको डाउज करने के लिए 1955 के अराउंड ये ट्रीटी का स्टार्ट हुआ था। ठीक है, इम्प्लीमेंट काफी लेट हुई है ये ट्रीटी, लेकिन रसिया और यूएसए दोनों इसके पार्टनर थे, कई सारी नाटो कंट्रीज थी। ठीक, तो नवंबर में यूएसए ने इस ट्रीटी से अपने आप को एग्जिट कर लिया, ये रसिया को एक्यूज करके। अब मॉस्को को भी लगा कि शायद अदर नाटो पार्टनर्स जो हैं वो डाटा का मिसयूज कर सकते हैं, या जैसी रसिया का इंटरेस्ट है या डायरेक्शन है उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो रसिया ने भी कुछ टारगेट यूएसए पे साधा, कुछ अदर नाटो कंट्रीज पर साधा, और अपने आप को आउट कर लिया। विच बैंक हैज लॉन्च्ड वेलनेस थीम क्रेडिट कार्ड? वेलनेस थीम क्रेडिट कार्ड में होगा कि पर्सन्स जो हैं वो चेकअप करा सकते हैं, डॉक्टर्स रेगुलर विजिट कर सकते हैं, या ऑल ओवर कह सकते हो कि एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी या रेगुलर हेल्थ चेकअप्स के लिए एक कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा। बाय विच बैंक? वितांशु, मनु, चिटिस, यस बैंक, चेल्सी, क्वेश्चन मार्क। चेल्सी क्यों क्वेश्चन मार्क है आपका? नो आइडिया या फिर कंफ्यूजन? यस बैंक।
तो ये यस बैंक ने इनिशिएटिव लिया है, ठीक है, अच्छा इनिशिएटिव है, स्पेशली ड्यूरिंग कोविड और अदर सच एपिडेमिक्स, ठीक है, कई सारी प्रॉब्लम्स जो है कंट्री में काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं, तो उसके रिगार्डिंग मतलब हेल्थ कार्ड भी अब बैंक जनरेट करने लगा है। नहीं सर, मैंने क्वेश्चन पूछा था इसलिए। चेल्सी, क्या क्वेश्चन था आपका? $33 countries and open sky treaty। ओके, बस अदरवाइज आपको फोकस के मतलब कौन सी कंट्रीज एवैक्यूएट हो रही है या ज्वाइन कर रही है ओपन स्काई ट्रीटी को, स्पेशली जब बिग कंट्रीज होती हैं जैसे यूएसए है या रसिया है, तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंस हो जाता है। अदरवाइज बाकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, ठीक। हर कंट्री का नाम वगैरह आप ओपन स्काई ट्रीटी में कौन कितनी कंट्रीज हैं या कौन कौन सी कंट्रीज हैं ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंस किस कंट्री ने किस कारण से रिमूवल किया है वो थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो पाकिस्तान के लिए एक बेइज्जती भरा मूवमेंट, ठीक, काफ़ी इंसल्टिंग मूवमेंट है ये, कि इनकी जो बोइंग 777 एरोप्लेन, जो इंटरनेशनल एरोप्लेन्स है और एयरलाइंस है उसको जब्त कर लिया है, सीज कर लिया इन्हीं की एक फ्रेंडली कंट्री ने। तो कौन सी फ्रेंडली कंट्री है? गर्व कह रहे हैं सऊदी अरेबिया, ओके, मलेशिया, किसी को चाइना नहीं लग रहा है। अच्छा, बितांशु कह रहे हैं नो आइडिया। कृष्णा, आप ट्रैप में फंस गए, हाँ, उनको लगा कि चाइना अच्छा पार्टनर है। चाइना तो पाकिस्तान के साथ ऐसा नहीं करेगा। मलेशिया के अभी लोकल कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया था कि अगर लीज पर ये बोइंग 777 रन कर रही है और ये लीज अमाउंट पे नहीं कर रहा है पाकिस्तान, तो इनका इंटरनेशनल एयरलाइन को सीज कर दो। सो कालालंपुर एयरपोर्ट मलेशिया में, ठीक है, वहां पर इनको क्या कर दिया, सीज कर दिया इंटरनेशनल एयरलाइंस को, ठीक है, फॉर नॉन पेमेंट। सर पाकिस्तान सीज या मतलब उन्होंने एरोप्लेन अपने पास लिया, क्या मतलब एरोप्लेन अपने पास रख लिया। हाँ, कह सकते हो कि एरोप्लेन अपने पास रख लिया, जैसे गाड़ी जब्त कर ली जाती है पुलिस के द्वारा कई बार, मतलब अगर उसमें कुछ फाइंड आउट हुआ, ठीक है, तो गाड़ी जब्त कर ली जाती है, मतलब जैसे कोई हीरोइन, कोकीन या कुछ वैसा प्रोडक्ट लेकर के जा रहा है, या इलेक्शन के टाइम पे बहुत सारा अमाउंट पा गए, ठीक है, या फिर कोई रॉन्ग नंबर प्लेट वगैरह यूज कर रहा है या कुछ और मैटर है, मतलब इलीगली मूव कर रहा है, तो गाड़ी को सीज कर लेते हैं। ऐसे ही इंटरनेशनल एयरलाइन भी सीज हो जाती हैं अगर कोई कंट्री लीज, रेंट या उसका ड्यू अमाउंट जो भी है वो पे नहीं कर रहा है। ये मलेशिया के लोकल कोर्ट ने अनाउंस किया था, ठीक, कि एयरक्राफ्ट को सीज कर लिया जाए। पाकिस्तान की मीडिया काफ़ी लिबरल है, इंडिया की मीडिया इस तरह के कमेंट कई बार नहीं देती है कि पहले हमारे प्रधानमंत्री के कपड़े उतारे जाते थे, अब हमारा विमान भी जब्त कर लिया, ठीक है। तो हालांकि गवर्नमेंट को थोड़ा सा इनिशिएटिव लेना चाहिए था, सपोर्ट करना चाहिए था, मतलब किसी भी तरह, बट पाकिस्तान फाइनेंशियली क्रिटिकल सिचुएशन से गुजर रहा है इस समय पर, तो शायद पाकिस्तान गवर्नमेंट इज अनेबल टू प्रोटेक्ट और पे द ड्यू अमाउंट ऑफ मलेशिया। लीज पर होता है या रेंट पर होता है, जैसे बिल्डिंग आप लीज पर दे देते हो कई साल के लिए, 10 ईयर्स के लिए, जनरली मतलब जो भी कंपनीज वगैरह होती हैं वो लीज पर ही लेती हैं, ठीक है, लंबे समय के लिए। ऐसे ही एयरलाइंस भी लीज पर ले ली जाती हैं। अब ये नया स्टेप है, अभी तक जो इंडियन वुमेन थी, ठीक है, वो एविएशन और स्पेशली हेलीकॉप्टर या जैसे अभिनंदन के बारे में सुना होगा आपने, इस तरह से वो पायलट वगैरह फाइटिंग वगैरह में पार्टिसिपेट नहीं करती थी। लेकिन अब आर्मी एविएशन कॉर्प में भी वुमेन को एंट्री दे दी जाएगी फ्रॉम नेक्स्ट ईयर, ठीक है, 2022 से, मतलब आर्मी एविएशन कॉर्प में वुमेन को एंट्री दे दी जाएगी। अब वो भी फाइटर प्लेन्स, फाइटर हेलीकॉप्टर्स, इन सभी को उड़ा सकेंगी, ठीक। तो एक अच्छा इनिशिएटिव है, मतलब वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। अभी तक इनको ग्राउंड बेस्ड जॉब दी जाती थी, ठीक है, ग्राउंड बेस्ड जॉब दी
दे दी जाती थी। नाउ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज announced the launch of how much amount स्टार्टअप इंडिया सीड फंड। जनरली नए स्टार्टअप्स के लिए ये फंड एलोकेट किया गया है टू सपोर्ट स्टार्टअप्स। अच्छा, टाइम इज 12:07, तो हमको रैपिडली जल्दी से कवर करना पड़ेगा। इट इज 1000 करोड़ अमाउंट, ठीक है। हु हैज कम आउट विद द बुक टाइटल द पॉपुलेशन मिथ, इस्लाम, फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया। अच्छा, यहाँ पर कितने मुस्लिम लोग हैं, कैन यू टेल मी? एक्चुअली वैसा इंडिकेशन नहीं है, बट कई बार आरएसएस और ओके श्याम यू ओके, सो कई बार आरएसएस या बजरंग दल वाला या फिर इंडिया में ये पॉलिटिक्स होती है, कहीं ना कहीं मुस्लिम लोग अल्लाह की देन कह के मतलब अपनी जो फास्ट पॉपुलेशन ग्रोथ है उसको वो जस्टिफाई करते हैं, ठीक है। या फिर कई बार कॉन्ट्रासेप्टिव या प्रिवेंटिव प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसीलिए उनकी फर्टिलिटी रेट जो है वो हिंदू या अदर कम्युनिटी के कंपैरिजन में ज़्यादा है। तो कितने लोगों को ऐसा लगता है कि फर्टिलिटी रेट और पॉपुलेशन ग्रोथ रेट मुस्लिम कम्युनिटी में ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू अदर कम्युनिटी, इंडिया और आउटसाइड इंडिया एज वेल, ऑल ओवर वर्ल्ड? तो इसी मिथ को फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ब्रेक करने के लिए ये एक बुक राइट की है जिसमें सेंसस होगा, डाटा जो है सेंसस से लिया गया है, इंटरनेशनल रिपोर्ट से लिया गया है कि जैसा सेंटीमेंट क्रिएट हो रहा है, ठीक है, या हमारी जनरेशन में सेंटीमेंट क्रिएट नहीं हो रहा है, ये फर्दर मूव भी कर रहा है जनरेशन के आगे नेक्स्ट जनरेशन में भी मूव कर रहा है कि फर्टिलिटी रेट जो है कहीं ना कहीं मुस्लिम का ज्यादा है, ठीक। तो इन्होंने उस चीज को डाटा के साथ में जस्टिफाई किया है कि हिंदूज या अदर रिलीजन का भी फर्टिलिटी रेट इंडिया में या आउटसाइड इंडिया कम नहीं है, ठीक है। लेकिन एक सेंटिमेंट जो है वो क्रिएट हो गया है कि मुस्लिम की आबादी तेजी से बढ़ रही है। तो एस.वाई. कुरैशी ने फैक्ट्स के साथ में, डाटा के साथ में ये अपनी बुक में जस्टिफाई करने की कोशिश की है कि ये एक बेसिक मिथ है, इसमें सच्चाई ज्यादा नहीं है, इट इज अ काइंड ऑफ मिथ, पॉपुलेशन मिथ। श्रीलंका विल रिवाइव द डीप सी पोर्ट एट कोलंबो हार्बर। इंडिया और जापान मतलब ईस्ट कंटेनर टर्मिनल है, ये श्रीलंका रिवाइव करेगी, जिसमें 50% स्टेक श्रीलंका का है। पहले वाली गवर्नमेंट ने इसको स्टक कर दिया था ड्यू टू देयर पॉलिटिकल डिफरेंसेस, ठीक है। अब राजपक्सा ने फिर से इसको अप्रूवल दे दिया है, जिसमें 49% अडानी ग्रुप और जापान की कुछ कंपनीज का पार्टिसिपेशन होगा। श्रीलंका रिवाइव द पोर्ट डील विद द जापान। Who has won women's single title of Thailand Open? इन्होंने ओलंपिक्स में पीवी सिंधु को डिफीट किया था, तो सी इज कैरोलिना मार्टिन, बिलोंग करती हैं स्पेन से। अगर हम मैन की बात करें तो इट इज विक्टर एक्सेल्सन, ओके। फर्स्ट बर्ड फेस्टिवल इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड एट महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। महानंदा एक्सप्रेस के बारे में सभी ने सुना होगा, तो ये किधर मूव करती है, वेस्ट बंगाल की तरफ, बिहार की तरफ या एनी अदर स्टेट? दिस इज वेस्ट बंगाल, ओके। सो यहाँ पर ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाएगा। विच स्टेट गवर्नर हैज लॉन्च्ड वन स्कूल वन आईएएस? यस प्रेमा, This bird festival would be first of West Bengal. yes, definitely, you are right. स्टेट विद इन स्टेट की बात कर रहे हैं। गवर्नर ऑफ विच स्टेट लॉन्च वन स्कूल वन आईएएस? देखो, जनरली आईएएस जो कंसीडर किया जाता है वो इलिट फिनोमेना कंसीडर किया जाता है कि सिविल सर्वेंट्स मैक्सिमम लोग की अगर बात करें, मोर देन 90% जो है वो इलिट फैमिली से और रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो ये केरला गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है कि इनको फ्री कोचिंग दी जाए regarding civil service examination preparation as well as some other good competitive examination,
ठीक है। सो केरला गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया है। हालांकि कर्नाटका गवर्नमेंट, केरला, इवन यूपी गवर्नमेंट और बहुत सारी गवर्नमेंट्स जो हैं वो फ्री कोचिंग पहले से काफी रन कर रही हैं, लेकिन शायद इस तरह नहीं, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन है। वो सब्सिडी वगैरह या फ्री फीस जो है कहीं ना कहीं वो चार्ज नहीं करते हैं, ठीक है। इस तरह की ओबीसी, एससी, एसटी या अदर इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस वगैरह के लिए फैसिलिटी कई स्टेट गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड की जा चुकी हैं या कंटिन्यूस की जा रही हैं। तो ये अभी केरला गवर्नमेंट का स्टेप है। Now, who has been appointed as Managing Director, Chief Executive Officer of Post Payment Bank? जे वेंकट रामू, इनको अपॉइंट किया गया है, ठीक है। जल्दी से कवर कर लेते हैं। डीआरडीओ, आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट। ओके, डीआरडीओ ऑफ एंड इंडियन आर्मी हैव जॉइंटली प्रोड्यूस इंडिया की फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड 9mm सब मशीन गन और पिस्टल। इंडिया ने अभी इंडिजिनसली, अभी तक इजराइल, यूएसए या रसिया के आर्म्स को हम यूटिलाइज करते चले आए थे। तो इसका नाम क्या है? ओके नीतू, वंश, प्राप्ति, सभी का आंसर आसमी आ रहा है। आसमी को अगर इंटरप्रेट करें तो इन्होंने प्राइड और प्राउड या हार्ड वर्क, सेल्फ डिपेंडेंसी, इससे रिलेट किया है। तो डीआरडीओ और आर्मी का ये इनिशिएटिव है जिसमें करीब 300 राउंड्स होंगे और जिसकी जो रेंज होगी करीब 100 मीटर होगी। इसका नाम है आसमी, प्राइड, हार्ड वर्क और सेल्फ रेस्पेक्ट। ठीक। सो किसी का कोई कंफ्यूजन, जस्ट टेल मी एंड फर्दर वी विल मीट एंड नेक्स्ट सेशन ऑन नेक्स्ट सैटरडे। आप लोगों के किसी के कोई डाउट है, किसी का कोई प्रॉब्लम है, स्पेशली न्यू वंस, कुछ नए लोगों का, जस्ट टेल मी। सर अभी तक जो आपने क्लास में करवाया है उसकी मतलब नोट्स मिल जाएंगे? नोट्स जो पीपीटी रन हो रही है आपकी स्क्रीन पर वो आपको इमीडिएटली डिलीवर हो जाएगी। आपको किस तरह का नोट्स चाहिए? ओके, नहीं यही? नहीं नोट्स नहीं मतलब हाँ यस सर, ये क्वेश्चंस। हाँ, पीपीटी और या पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मतलब मिल जाएगी। सर इस पीपीटी मिल जाएगी ये वाली? यस डेफिनेटली। आपको अगर नहीं मिलती है तो आप रोमा मैम या अंजलि मैम से कांटेक्ट कीजिए एंड आई होप सो 99% और 99.9% आपको ये पीपीटी इमीडिएटली मिल जाएगी जस्ट आफ्टर द क्लास। ओके सर। और किसी का कोई कंसर्न? सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे। यस यस करण प्लीज गो अहेड। सर क्वेश्चन आंसर आप कराते हो ना, एक बार सर क्वेश्चन को भी समझा दिया करो थोड़ा सा। कई बार क्वेश्चन, सर फुल फॉर्म सर, अच्छा जैसे सर ये डिफेंस डीआरडीओ लिख रखा है सर, ये मेरे को तो पता नहीं था। जो सर नेक्स्ट आपने एनिमेशन करी उसमें समझाया डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या है, तो डिफेंस एक बार रिसर्च क्वेश्चन भी थोड़ा डेवलपमेंट समझा दिया। ऑर्गेनाइजेशन, मुझे लगता है नहीं कि ये तो सर एक एग्जांपल दिया सर अच्छा मैंने अच्छा आपको, अच्छा। मतलब और भी मतलब एक बार क्वेश्चन भी समझा दिया करो पूरा ओके। आंसर बताने से पहले। वैसे मुझे लगता है कि ज़्यादातर फुल फॉर्म मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, अगर कोई छूटी हो तो डेफिनेटली नेक्स्ट सेशन में हम इस चीज़ पर फोकस करेंगे। नहीं ओके सर, ओनली फुल सिर्फ फुल फॉर्म की बात नहीं कर रहा सर मैं, आप समझ सकते हो क्या कह रहा हूँ। ओके। क्वेश्चन समझा दिया करो बस पहले एक बार, कोई भी कराओ। चलिए आप थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर सकें क्वेश्चन, मतलब कोई यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन था जो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा या नहीं समझ में आ रहा है? चलो सर नेक्स्ट टाइम बिल्कुल उसी टाइम बता दूंगा जब करा रहे होंगे आप। ठीक है। वैसे मैं आपके बात को जो है थोड़ा सा वैल्यू दूंगा, मतलब क्वेश्चन को और हम थोड़ा सा और टाइम दे दिया करेंगे। ओके, हाँ जी हाँ जी। एनीवन एल्स? और किसी का कोई कंसर्न करण के अलावा? चेल्सी कह रही है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। देखो, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग आप एग्रीमेंट से समझ सकती हैं कि कितने दोनों कंट्रीज के बीच में एग्रीमेंट हुए, ठीक है। कितना, किन किन पॉइंट्स पर दोनों के बीच में एग्रीमेंट या नेगोशिएशन हुआ, या दोनों के बीच में क्या क्या अंडरस्टैंडिंग है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग उस चीज को हम कहते हैं। राजू राघव, चेल्सी।
राजू, आपका कोई अंडरटेकिंग, ये आपने क्या राइट किया है अभी लास्ट जिस टाइम में? ओके, सो आई होप कि आप लोगों का कोई और एक्स्ट्रा डाउट नहीं है। अगर डाउट हो तो नेक्स्ट क्लास में फर्दर वी विल मीट। थैंक यू वेरी मच फॉर पीसफुल लिसनिंग एंड योर cooperation. Thank you all and welcome. Thank you, sir.